हिंदी साहित्य की समकालीन कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए सुधा आदेश जी की लिखी हुई कहानी प्लेटोनिक लव। सुधा आदेश जी हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका हैं। साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान बहुमूल्य है। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। तुम बस पूरे दिन अपनी किताबों या कल्पनाओं में खोई रहना। आसपास क्या हो रहा है इससे कोई मतलब भी है तुम्हें? दरवाज़ा खुलते ही शीला दंदनाती हुई अंदर घुसते हुए बोली। और कोई होता तो प्रिया तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपना आक्रोश प्रकट करने से नहीं चूकती, पर शीला उसकी प्रिय सखी ही नहीं, उसकी रचनाओं की एक अच्छी समीक्षक रही है। सच कहें तो उसकी निष्पक्ष आलोचनाओं के कारण ही वो अपनी लेखनी में धार और सुधार ला पाई है। अतः उसका तीखा स्वर सुनकर भी उसने संयत स्वर में पूछा, क्या बात है शीला, आज इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों हो? तुम जानती हो शिखा मेरी बेटी जैसी ही है। जितनी तुम्हें उसकी परवाह है उतनी मुझे भी है। मैंने तुमसे कई बार घर में पेइंग गेस्ट और वो भी लड़का रखने से मना किया था, पर तुम नहीं मानी। अब भुगतो। कल शिखा और रवि मुझे कॉफ़ी हाउस में साथ साथ दिखे, वो भी अकेले। शीला के चेहरे पर चिंता के साथ आक्रोश भी झलक आया था। रियली? शिखा से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने उसे हर तरह की छूट दी है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाए। शीला से ज़्यादा प्रिया ये बात शायद स्वयं से ही कह रही थी। विश्वास ना हो तो शिखा से पूछ लो, लेकिन आजकल के बच्चों की तरह वो भी कोई ना कोई बहाना बना ही देगी। वैसे भी बेटियों को इतनी छूट देना उचित नहीं है, शीला ने उखड़े स्वर में कहा। शीला चली गई, पर प्रिया के मन में हलचल मचा गई। घर काफ़ी बड़ा था, मनीष का टूरिंग जॉब था, अतः उसने सोचा क्यों ना किसी को पेइंग गेस्ट बना लिया जाए। बैठे बिठाए आमदनी भी हो जाएगी तथा घर में पसरे सूनेपन से भी शायद मुक्ति मिल जाए। रवि एमएससी करने के पश्चात एमबीए कर रहा था। उसके पिता के स्थानांतरण के कारण उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए एक कमरा चाहिए था। उसी समय उनका पेइंग गेस्ट का इश्तहार देखकर उन्होंने उससे संपर्क किया। उसे भी उसे रखने में कोई आपत्ति नहीं हुई थी, वरन उसे लगा कि मनीष के न रहने पर वक्त बेवक्त सहायता भी मिल जाया करेगी। ये जानकर कि उसने फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, फिजिक्स विषय के साथ ग्रेजुएशन करती उसकी बेटी शिखा ने रवि से पढ़ने की इच्छा जाहिर की, तो उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। प्रिया को लगा ये तो और भी अच्छा हुआ, किराया तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ ट्यूशन का खर्च भी बच जाएगा। पर वो सोच भी नहीं सकती थी कि देखने में सौम्य और सुशील ये लड़का पढ़ाई के बहाने उसकी लड़की को बरगला भी रहा है। ये सच है कि वो आधुनिक विचारों की है। अक्सर उसने अपने पात्रों के जरिए नारी स्वतंत्रता की वकालत की है। यहाँ तक कि इन्हीं विचारों के चलते प्रेम विवाह को भी जायज़ ठहराया है, किंतु जब अपने पर पड़ी तो अचानक असंतुलित हो उठी। शायद इसीलिए कहा जाता रहा हो कि इंसान की अपने लिए सोच कुछ और तथा दूसरे के लिए सोच कुछ और हो जाती है। अभी सोच ही रही थी कि घर में शिखा ने प्रवेश किया। चेहरे पर वही पहले जैसी निर्दोष मुस्कुराहट आते ही बोली, मम्मा भूख लगी है, खाने को कुछ दो ना। एक बार सोचा कि उससे जवाब तलब करे, पर सदा की तरह खाना खाते हुए अपने कॉलेज की दिन भर की बातें सुनाते देखकर ना जाने कुछ भी कहने सुनने का दिल नहीं किया। वैसे भी खाना खाते समय किसी से भी कुछ कहना सुनना उसे सदा से ही पसंद नहीं था। उसका मानना था गुस्से में या बेमन से खाया खाना शरीर को नहीं लगता है। अतः खाते समय वो स्वयं भी तनाव मुक्त रहना चाहती थी तथा हल्की फुल्की बातें करके दूसरों को भी तनाव मुक्त रखना चाहती थी। खाना खाकर शिखा अपने कमरे में चली गई तथा थोड़ी देर बाद आकर बोली, मामा मैं रवि से पढ़ने जा रही हूँ। यह उसका रोज़ का नियम था, पर आज उसका जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था और न ही बिना कारण बताए उसे जाने से रोक ही पा रही थी। वो स्वयं पर भी संयम नहीं रख पाई तथा थोड़ी देर बाद स्वयं उनके कमरे में पहुंच गई। रवि शिखा को पढ़ा रहा था। दोनों ही उसे देखकर चौंक गए। पहली बार उसे अपने कमरे में आया देख हकबकाया रवि बोला, आंटी आप आइए बैठिए। कमरा पूरी तरह व्यवस्थित था, जबकि शिखा का कमरा पूरी तरह अव्यवस्थित रहता था। किताब, कपड़े, पेन, पेंसिल यहाँ वहाँ ऐसे ही बिखरे रहते थे। कॉलेज जाने के पश्चात आधा घंटा तो उसे उसका कमरा व्यवस्थित करने में लग जाता था। कभी शिकायत भी करती तो अनसुना कर जाती या पलट कर जवाब देते हुए कहती, आप क्यों ठीक करती हैं, जैसा है वैसे ही पड़ा रहने दिया करो। कमरा ठीक करने के चक्कर में आप मेरा सामान इधर उधर रख देती हो, ढूंढने में मेरा समय व्यर्थ बर्बाद होता है।
भला ये भी कोई बात हुई, करो भी और सुनो भी। चिढ़कर मनीष से कहती तो कहते, अभी बच्ची है, जितनी मौज मस्ती करनी है अभी कर लेने दो, फिर तो पूरी ज़िंदगी गृहस्थी की चक्की में पिसना ही है। पापा की शह पाकर वो उसकी बातों को अनसुनी करने लगी थी। उसे कमरा ठीक करना समय की बर्बादी लगता था। चाह कर भी वो मनीष या शिखा को ये नहीं समझा पाती थी कि बचपन की हर अच्छी या बुरी आदत इंसान जल्दी नहीं छोड़ पाता। अव्यवस्था किसी की ज़िंदगी का अंग बन जाए तो सुव्यवस्था शायद रास ही ना आए, पर कोई समझना ही नहीं चाहता था। तुम पढ़ाओ, मैं तो ऐसे ही चली आई थी, कहकर प्रिया लौट आई। कुछ भी तो अनुचित नहीं था। रवि पढ़ा रहा था तथा ध्यान से पढ़ रही थी, पर फिर भी पता नहीं क्यों वो सहज अनुभव नहीं कर पा रही थी। यही कारण था रात्रि को सोने से पूर्व वो शिखा के कमरे में गई। उसे देखकर शिखा ने कहा, मम्मा नींद नहीं आ रही क्या, या पापा की वजह से परेशान हो? उनका फ़ोन भी कई दिनों से नहीं आया। इस बार पापा को कुछ ज़्यादा ही दिन लग गए। शिखा ने मासूम बच्ची की तरह उसकी गोदी में अपना सिर रखते हुए कहा, हाँ बेटा, लेकिन उससे भी ज़्यादा दूसरी बात मेरे मन को परेशान कर रही है। क्या बात है मम्मा? बेटा, शीला आंटी कह रही थी कि तुम और रवि कॉफ़ी हाउस में। अधूरा वाक्य छोड़ते हुए प्रिया ने उसकी तरफ तीखी नज़रों से देखते हुए कहा, कल रवि का जन्मदिन था, वो ट्रीट के लिए ले गया था। सॉरी मम्मा, मैं बताना भूल गई थी। अचानक पता लगने के कारण उसे कोई गिफ्ट भी नहीं दे पाई। शिखा ने क्षमा मांगते हुए कहा, पर गिफ्ट न दे पाने की मायूसी आंखों में झलक आई थी। कहीं तुम दोनों के बीच कहीं कुछ चल तो नहीं रहा, वरना ये ट्रीट और गिफ्ट का चक्कर? वाक्य अधूरा छोड़ते हुए भेदती नज़रों से उसने पूछा। डोंट बी सिली मम्मा, वी आर ओनली फ्रेंड्स, नथिंग एल्स, बिलीव मी, सीधे बैठते हुए शिखा ने कहा। बेटा, इस तरह के हर रिश्ते की शुरुआत फ्रेंडशिप से होती है, पर यह हमेशा ध्यान रखना तुम लड़की हो, जरा सा भी दाग लड़की के पूरे जीवन को नष्ट कर देता है, प्रिया ने उसे समझाते हुए कहा। मैं बच्ची नहीं हूँ मम्मा, अच्छे बुरे का ज्ञान है मुझे। मम्मा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उम्र का ये पड़ाव प्यार व्यार में पड़ने का नहीं है, वरन कैरियर बनाने का है। अतः इस समय मेरा पूरा ध्यान अपने कैरियर की ओर है। इस सब की ओर तो मैं सोच भी नहीं सकती, शिखा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। शिखा की आंखों में सच्चाई थी। अगर ऐसा वैसा कुछ भी होता तो उससे आंखें मिलाने का साहस नहीं कर पाती। वास्तव में उसकी दृढ़ता और निष्पक्षता से कही बातों ने उस पल उसके मन के सारे संशय दूर कर दिए थे। दूसरे दिन शीला ने उससे पूछा। दोनों के बीच का वार्तालाप सुनकर बोली, आज की पीढ़ी अपने अभिभावकों को बेवकूफ़ बनाना खूब जानती है। संभल कर रहना, एक लड़का और एक लड़की अपोजिट सेक्स के बीच में दोस्ती मैं विश्वास नहीं कर सकती। शीला की बातों ने एक बार फिर प्रिया के मन की दबी चिंगारी में हवा फूंक दी थी, लेकिन शिखा की निर्दोष आंखें उसे धोखा नहीं दे सकती, यह भी उसका मानना था। किंतु फिर भी जब जब वो उसके पास पढ़ने जाती तब तब संशय रूपी नाग उसे डसने लगता और वो विचलित हो उठती। वस्तुतः शक का कीड़ा उसके जहन में घुसकर उसे असंतुलित बनाने लगा था। इसी मनःस्थित में एक दिन प्रिया ने शिखा के अनुपस्थित में उसके कमरे की पूरी छानबीन करते हुए उसकी बुक्स एवं कपड़ों की पूरी अलमारी उलट पलट डाली, पर निराशा ही हाथ लगी। आने पर शिखा ने जब अपने कमरे की हालत देखी, ये क्या कर दिया मामा, इसे ठीक करने में मेरा कितना समय बर्बाद हो जाएगा, कल मुझे अपना प्रोजेक्ट भी जमा करना है। मेरी डायरी नहीं मिल रही थी, इसलिए प्रिया ना चाहते हुए भी झूठ बोल गई। आप भी मम्मा अपनी चीज़ें इधर उधर भूल जाती हो, फिर ढूंढती फिरती हो। वैसे भी आपकी डायरी यहाँ कहाँ से आई? मैं तो आपका कोई भी सामान नहीं छूती, और आप भी अपना काम अपने कमरे में ही बैठकर करती हैं, फिर इस तरह तलाशी लेने का क्या मतलब? पहली बार उसकी आंखों में क्रोध झलक रहा था। गलती प्रिया की ही थी, अतः क्षमा युक्त स्वर में कहा, तुम अपना प्रोजेक्ट पूरा करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं ठीक कर लूँगी। आप इधर उधर रख देंगी, फिर मुझे ढूंढने में परेशानी होगी, कहकर अपने काम में जुट गई। क्या हो गया है नौजवान पीढ़ी को जो अपने माता पिता से ऐसे बातें करती है? एक हमारा समय था, चाहे हम सही हों या गलत, कभी पलटकर जवाब नहीं दे पाते थे। आज उसे स्वयं से शर्म आ रही थी। क्या होता जा रहा है उसे? हर बात पर शक कर रही है। अच्छा भला चल रहा था, पता नहीं किस घड़ी में पेइंग गेस्ट रखने का विचार आया। रखा भी तो एक लड़का, घर में जवान लड़की है, कुछ तो सोचा होता। मन स्थित ऐसी हो गई थी कि मन की इस बात को ना तो किसी से कह पाती थी और ना ही बिना कारण रवि को रूम छोड़ने के लिए कह सकती थी। जहाँ पहले उसका पूरा समय अपने स्टडी रूम में बीतता था, वहीं अब शिखा के ऊपर निगरानी करने में बीतने लगा, खास तौर पर तब जब वो पढ़ने के लिए रवि के पास जाती।
भले वो दूर बैठी रहती, लेकिन कान उनके कमरे से ही सटे रहते। आग में घी का काम किया वैलेंटाइन डे पर दिए गिफ्ट के आदान प्रदान ने। यद्यपि शिखा रवि के साथ साथ अपने 2 अन्य मित्रों के लिए भी उपहार लाई थी तथा सभी उपहारों को उसने उसे पहले ही दिखा दिया था, पर फिर भी प्रिया मन में बढ़ के आक्रोश को छिपा नहीं पाई तथा बोली, ये सब क्या है शिखा? मामा, वैलेंटाइन डे पर अपने प्रिय मित्रों को देने के लिए मेरी सहेलियां उपहार खरीद रही थीं तो मैंने भी खरीद लिए। आखिर इसमें बुरा क्या है? अगर वो सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड है तो फ्रेंडशिप डे पर गिफ्ट देती, वैलेंटाइन डे पर क्यों दे रही हो? मामा, ये आज की पीढ़ी का एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान का इजहार करने का तरीका है और कुछ नहीं। आज की पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति के रंग में डूबी अपनी संस्कृति और सभ्यता को ही भूलती जा रही है। माता पिता के खून पसीने की कमाई को बेमतलब के उपहारों और कार्डों में फूंकने में जरा भी दर्द नहीं आता, सोचकर भुनभुना उठी थी प्रिया। शिखा को भी उसके 4 अन्य दोस्तों ने वैलेंटाइन डे पर गिफ्ट दिया था। उसने सभी गिफ्ट सहज रूप में दिखाए थे, कहीं कुछ दुराव छिपाव नहीं। ऐसे में कहीं कुछ भी गलत कैसे हो सकता है? इन विचारों द्वारा स्वयं को बार बार समझाने की चेष्टा करती, फिर भी सहज नहीं हो पा रही थी वो। कश्मकश में दिन बीत रहे थे। रवि और शिखा की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली थीं, अतः दोनों ही पढ़ाई में व्यस्त हो गए। शिखा भी अब रोज़ रवि से पढ़ने नहीं जाती थी। कोई प्रॉब्लम होती तो अवश्य चली जाती थी, लेकिन मूड फ्रेश करने के बहाने वो दोनों अवश्य 15-20 मिनट के लिए मिलते। उनका ये रुख उसे और परेशान करने लगा। उसके टोकने पर शिखा ने कहा, मम्मा, पढ़ते पढ़ते जब बोर होने लगती हूँ तब थोड़ी देर के लिए मिल लेती हूँ, तो आपको बुरा क्यों लगता है? आफ्टर ऑल ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। शिखा का यही वाक्य प्रिया के तन बदन को सुलगा देता था, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन रवि आकर बोला, आंटी, अगले महीने मेरी परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी, तब मैं ये रूम छोड़ दूंगा। सामान काफ़ी है, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो कुछ सामान छोड़ जाऊं, जब रिजल्ट लेने आऊँगा तब ले जाऊँगा। जब तक वो कुछ कहती, मनीष ने कहा, कोई बात नहीं बेटे, जो जो ले जा सकते हो ले जाओ, बाकी जब चाहे ले जाना। रवि के जाने पर बिगड़ते हुए मनीष से वो बोली, जब रूम खाली कर ही रहा है तो अपना पूरा सामान ले जाए। तुम भी अजीब मनी माइंडेड हो गई हो। महीने भर की ही तो बात है, उसके बाद किसी और को पेइंग गेस्ट रख लेना, कहकर मनीष अखबार पढ़ने लगे। अब किसी को पेइंग गेस्ट नहीं रखूंगी, प्रगट में कहा। मनीष ने उसका उत्तर सुनकर हंसते हुए कहा, तुम्हें बहुत शौक था पेइंग गेस्ट रखने का, अब क्या हो गया? मनीष की हंसी उसके दिल में शूल की तरह चुभी। बिना किसी ठोस सबूत के वो रवि और शिखा के बारे में बताती भी तो क्या बताती? उन्हें कैसे बताती कि वो आई बला से शीघ्र पीछा छुटाना चाहती थी, पर आपने उसे रोक लिया। वैसे भी वो इतने कम दिनों के लिए घर आते थे कि उन्हें इस तरह की समस्याओं में उलझा कर और परेशान भी नहीं करना चाहती थी। यही कारण था कि तनाव को स्वयं ही झेलती रही थी तथा उन्हें चाह कर भी कुछ नहीं बता पाई। अब सामान की वजह से वो यहाँ आएगा ही, यदि सामान ले जाता तो कहीं भी रुकता। उसके जाने से दिन प्रतिदिन के मानसिक तनाव से मुक्ति तो मिली, पर यह सोच सोच कर चिंता घेर लेती कि अभी वो फिर आएगा। रवि चला गया तथा शिखा ने MBA में एडमिशन के लिए कोचिंग ज्वाइन कर ली। वो पुनः पढ़ाई में व्यस्त हो गई। शिखा का रिजल्ट निकला, वो प्रथम श्रेणी में तथा फिजिक्स में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुई। इसका श्रेय उसने रवि को दिया तो उसने उसकी बात काटते हुए कहा, पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले का महत्व तो ज़्यादा होता है। उसकी बात सुनकर मनीष ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा, पर वो चुप ही रही। हफ्ते भर बाद रवि का रिजल्ट भी निकल आया। वो भी प्रथम श्रेणी में पास हुआ था। शिखा ने जब उसे फ़ोन पर सूचना देनी चाही तो प्रिया ने कहा, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है उसे सूचना देने वाला? तुम्हें भी पता नहीं क्या हो जाता है प्रिया। रवि ने शिखा की पढ़ाई में कितनी सहायता की थी, वस्तुतः उसकी वजह से शिखा को फिजिक्स में विशेष योग्यता मिली है। अब अगर वो फ़ोन करके उसे उसका रिजल्ट बताते हुए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती है तो मैं आपत्ति क्यों? मनीष ने उसे टोकते हुए कहा। अब वो उन्हें कैसे समझाती कि पिछले दिनों किस तरह के तनाव से गुजरी है और अब फिर वही तनाव। दूसरे दिन रवि आ गया। संशय के नाक फिर फन फैलाने लगे। रूम खाली था, अतः वो वहीं रहा। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने में हफ्ता निकल गया। इस बार वो अपने कमरे में नहीं, वरन उनके साथ ही शाम की चाय पीता और खाना भी खाता। इस बार वो उनका मेहमान जो था। मनीष भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन शाम को चाय पी रहे थे कि उसने कहा, आंटी, अंकल, मैं कल जा रहा हूँ, पर आप लोगों के साथ बिताए पल मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। शायद आप सबके सहयोग के कारण ही मैं अपनी पढ़ाई सहज वातावरण में पूरी कर पाया।
अगले हफ्ते मैं बेंगलोर ज्वाइन कर लूँगा। अपॉइंटमेंट तो पहले ही हो गया था, पर रिज़ल्ट की वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। बेंगलोर अच्छी जगह है, कभी आइएगा, घूमने की काफ़ी अच्छी जगहें हैं। आप सबको अपने बीच पाकर मुझे अच्छा लगेगा। रवि चला गया तथा जाते हुए उसे तथा मनीष को स्मृति चिन्ह के रूप में फ़ोटो फ्रेम तथा शिखा को पेन सेट दे गया। प्रिया सोच रही थी वो व्यर्थी इतने दिन तनाव और अविश्वास के साए में जीती रही। दिमाग में बैठे शक के कीड़े को निकाल कर देखा तो पाया रवि अब उसे बुरा नहीं लग रहा था। वास्तव में इतना अच्छा और नेकदिल इंसान शायद ढूंढने से भी न मिले। शीला को जब रवि के रूम छोड़कर जाने का पता चला तो उसने भी आश्चर्य से कहा, एक लड़का और एक लड़की के बीच सिर्फ दोस्ती, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। पर प्रिया को लग रहा था कि कहाँ तो हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, पर मन से अभी भी 18वीं सदी में ही जी रहे हैं। तभी तो आज भी हम एक लड़के और लड़की के विशुद्ध प्रेम प्लेटोनिक लव को सहज रूप में नहीं ले पाते। अब हमें अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा। नई पीढ़ी को सदा संदेह और संशय की नज़र से देखना, उनके प्रति ज्यादती करना है। माना सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी स्वस्थ नज़रिया अपनाकर उन्हें एक नई दिशा देकर सहज और स्वस्थ वातावरण में पनपने का अवसर तो हम दे ही सकते हैं। शायद इसी में समझदारी है। उसे शिखा की बातें याद आईं। ममा, आज की पीढ़ी विवाह के बजाय कैरियर पर ज़्यादा ध्यान देती है। शादी विवाह तो होता रहेगा, लेकिन कैरियर बनाने का ये समय निकल गया तो पूरी ज़िंदगी पछताना ही पड़ेगा। एकाएक प्रिया को शिखा के साथ साथ नई पीढ़ी के सोच पर गर्व आया, जो कूप मंडूकता से उबर कर संबंधों को सहज रूप में लेने में विश्वास करने लगी है। अभी आप सुन रहे थे सुधा आदेश जी की लिखी हुई कहानी प्लेटोनिक लव। आधुनिक युवा पीढ़ी के प्रति बदलते हुए नज़रिए पर लिखी हुई ये कहानी आशा है आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा और हाइप भी कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।